अखंड भारत के निवासी राज चावला जी। मैं तहसील कसूर, ज़िला लाहौर, और हमारा गांव था वहाँ नूरीवाला। 1947 में मेरी उम्र कोई 9 साल, 9.5 साल की थी। उस वक्त का जो घटना हुई है वो तो ज़िंदगी में भुला ही नहीं सकते। ख़ासकर हमारे माता जी जो है, अगर वो इस वक्त होते तो वो आपको इंटरव्यू देते तो वो वो रो के देते। वो तो यहाँ रहना नहीं, वो कहते थे बस मैं अपने घर जाऊँ किसी भी तरीके से। अब हम वापस अपने अखंड भारत बनाना है और हमने जाके हमारे माता जी जो नहीं देख सके हम ज़रूर देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। 14 अगस्त 1947 तक ये देश अखंड था। यही वो दिन था जब भी भारतवासी को याद करता है तो याद करता है उस अखंडता को, नक्शे पर भारत की उस खूबसूरती को, और उसके साथ ही याद आ जाती है बंटवारे और विभाजन का वो दौर भी, जो एक विभीषिका के रूप में सामने आया। आज़ादी की खुशी दे गया, लेकिन ना जाने कितने ही गम भी दे गया, कितने ही घरों को उजाड़ गया, कितने ही भारतवासी को बेघर कर गया। मैं अखंड भारत का निवासी हूँ। इसी को ध्यान में रखते हुए इस चर्चा को हम शुरू करेंगे और हमारे साथ उसी अखंड भारत के निवासी हम मौजूद हैं। राज चावला जी हमारे साथ मौजूद है। उसी अखंड भारत के निवासी राज चावला जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं। वो बताएंगे कि अखंड भारत का वो दौर क्या था, विभाजन और बंटवारे ने कितने घरों को बर्बाद किया और कितनी बड़ी वो त्रासदी थी। राज जी। मैं तहसील कसूर, ज़िला लाहौर, मेरी पैदाइश जो है कसूर में 4 दिसंबर 1938 अच्छा में हुई है। और हमारा गांव था वहाँ नूरीवाला, वो तहसील कसूर में ही पड़ता है। वहाँ से कोई 15-20, उस वक्त तो माइलेज ही कहते थे, 10-15 मील था वहाँ से। तो वहाँ पर हमारा असली जद्दी गांव वही था, लेकिन हम तहसील कसूर में रहते थे, मकान अपना वहाँ था। और मेरे पिताजी जो हैं स्वर्गीय दीवान चंद जी, वो वहाँ पर लाहौर में वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। अच्छा। और वो वहाँ पर जॉब नहीं करते थे, वहाँ अपना काम करते थे। अच्छा, अपना व्यवसाय, अपना काम करते थे। हाँ। फिर आपकी उम्र उस वक्त? मेरी उस वक्त 1947 में मेरी उम्र कोई 9 साल, 9.5 साल की थी। 9 साल की। हाँ। कुछ यादें हैं उस वक्त? हाँ जी, बिल्कुल पूरा याद है। हाँ। उस वक्त का जो घटना हुई है वो तो वो ज़िंदगी में भुला ही नहीं सकते। हाँ। ख़ासकर हमारे माता जी जो है, हाँ। अगर वो इस वक्त होते तो वो आपको इंटरव्यू देते तो वो रो के देते। वो तो यहाँ रहना नहीं, वो कहते थे बस मैं अपने घर जाऊँ किसी भी तरीके से। अच्छा। हाँ। तो क्या हुआ था उस वक्त? हाँ जी, 47 में हम तो मैं तो स्कूल में पढ़ता था। वहाँ मंदिर में भवन वाला मंदिर था, वहाँ स्कूल था, सनातन धर्मी स्कूल था। अच्छा, तो हम मतलब वक्त पहले जो हम सुना स्कूल से जब आते थे, वहाँ टोडी हाय वो इस तरीके से नहर वगैरह लगते थे हैं। और वो दूसरा बस वो तो पूरा एक तरह का, बल्कि एक मुझे याद है, अब मेरे पिताजी ने उस वक़्त कनक मीन्स गेहूँ, हम कनक इसको पंजाबी में बोलते हैं, गेहूँ लाया घर में 5-6 बोरी। और वो ये उस वक्त पहले पता लग गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ होनी है। ये नहीं पता था कि हम इधर ही आ जाएंगे। अच्छा, ये था कि कुछ गड़बड़ होनी है, तो इसलिए कुछ ना कुछ राशन वगैरह रख लिया जाए। तो वो उन्होंने 5-6 बोरी कनक की, गेहूँ की लाई। अच्छा, तो लाई तो दूसरा वो हमारे साथ पठान रहते थे। कहते हैं बाबूजी को पिताजी को बोलते हैं, बाबूजी आपने ये क्या लाया है, ये आप क्यों लाया आपने खामखा में, क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं? चलो अगर आप लाए ही हैं तो फिर आप इधर मत रखिए, इधर ही रखा दीजिए हमारे घर।
क्योंकि हमारे ही घर रखा दीजिए, क्योंकि फिर हमें तकलीफ़ होगी आपको उठा के यहाँ लाने की। मतलब वहाँ से उठा के लाने में हमें तकलीफ होगी। मतलब उनकी पूरी प्लानिंग थी हर तरीके से। ये बिल्कुल हमारे साथ वाले पठान का मकान था इस साइड में। अच्छा। इधर ये मकान था, इधर हमारे हिंदू का मकान था, ये हमारा था, ये पठान का मकान था। तो मतलब उसने ये मैंने खुद उस वक़्त ये मतलब जब लाया तो मतलब मैं थड़े पर, मतलब जो हमारा थड़ा था, हमारा छोटा सा ही मकान था, तो मतलब हम मतलब वहाँ पर मैं ऊपर खड़ा था, तो बाबूजी ने वो लाए, तो मतलब 5-6 बोरी वो ताकि कनक की, ताकि राशन हम अंदर रख ले, कल को कोई गड़बड़ हो तो मतलब है कुछ हमें मतलब चलता रहे। अच्छा, उस वक्त बाबूजी का सोर्स था कुछ, तो हम फिर 10 अगस्त को ही इधर आ गए। अच्छा। मेरे नानके थे। ऐसी क्या बात हो गई कि आने को हुआ कि नहीं उधर ही? हाँ नहीं, हम तो ऐसा नहीं था, हम तो एक चीज़, बाबूजी के जो शागिर्द थे, जो काम करने वाले लड़के थे, उन्होंने बताया होगा कि भाई बात यह है कि आप, बाबूजी ने बोला चलो हम एक चीज़ करेंगे, हरिद्वार एक चक्कर लगा के आते हैं। और हम एक तरह का हरिद्वार आने के लिए आए, हरिद्वार जाने के लिए आए। अच्छा, और इधर जो था, इधर हम, मेरी बहन बड़ी थी, वो ममदोट में नानके में रहा करती थी। वो मेरे मतलब पहली जो मदर थी उसके साथ लड़की थी, तो वो मतलब है वहाँ रहते थे। तो हमने कहा जी उनको भी, भाभी ने कहा जी उनको भी साथ लेके चलेंगे। मैं, मेरे दूसरा माता जी और दूसरा हम दोनों मतलब है इधर आ गए। अच्छा। दूसरा एक उस मेरी बहन थी, हाँ, तो वो हम आ गए यहाँ पर, दूसरा यहाँ ममदोट में 10 अगस्त को ही आ गए, ताकि हम एक चक्कर लगा के आएंगे, तीर्थ यात्रा करके आएंगे हरिद्वार की, तो ठीक रहेगा। तो हम 10 अगस्त को ही वहाँ आके बॉबी ने हमें ममदोट में छोड़ दिया। आप वो फिरोज़पुर में आ गए। फिरोज़पुर जो है वहाँ से कोई 12-13 किलोमीटर है। वो तो अपना इधर इसी साइड में है। अच्छा, तो वो वहाँ पर वो बाबूजी को वहाँ ज़रा रुकना पड़ा। क्योंकि वो कुछ सतलुज फ्लोट मिल थी वहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ काम ले रखा था, ताकि उनकी कुछ मेंटेनेंस वगैरह का। तो उन्होंने कहा चलो 2-4 दिन लगा के फिर चलेंगे। फिर तब तक 15 अगस्त हो गया। तो फिर मतलब है वहाँ सारा बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई। जो ममदोट थी वो रियासत थी, और वो वहाँ पर नवाब हुआ करता था। अच्छा, उसने मतलब है कि ये हुआ कि भाई उसने वो तो, और सारे मुसलमान वगैरह वहाँ से जब पार्टीशन हुआ, मुसलमान उधर जाने शुरू हो गए, वो हो गए, तो मतलब वो भी नहीं गया था। तो हमारे 14 अगस्त की बात होगी, 15 अगस्त की बात है। तो वो मेरे मामा जी का बड़ा दोस्त था। अच्छा। जो अपना नौ ममदोट था। तो उसने फिर दूसरा कहा कि भाई दूसरा मुझे जो है हम जो है मतलब हम जाएंगे पाकिस्तान। ममदोट ने कहा हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जाएंगे अपना उधर। ममदोट से बॉर्डर जो था वो कोई तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर ही था। मतलब थोड़ी नहर पार करना तो वो बॉर्डर आ जाता था पाकिस्तान का। मतलब तो वो कहता जी हम उधर जाएंगे। अच्छा, उसने फिर एक चीज़ कर दिया कि मेरे मामा जी ने उनको गड्ढे मतलब जो उस गड्ढा बोलते हैं उनको, उसमें गेहूँ वगैरह वो उनका सारा सामान वगैरह लदा के उधर खुद भिजवाया सारा। अच्छा, हाँ। मतलब इतनी इंसानियत थी। मतलब हिंदू रहने देते हैं। अच्छा, तो मतलब उनको ने सारा सामान उसको मतलब गड्ढों में भर के, मतलब मेरे ख्याल में नवाब ममदोट ने अपना कहे ना एक बर्तन का टुकड़ा क्या, एक तीला भी नहीं छोड़ा होगा। अच्छा। और सब कुछ लेके गया साथ। अच्छा। और सब उसको भेजने वाले कौन थे? मेरे मामा जी और वो सारे वहाँ के हिंदू लोग। अच्छा, वहाँ से जो लोग आ रहे थे पाकिस्तान, तो वो मैं आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, वो मतलब है कि उधर दूसरा उनको गड्ढों में भर के
और वो उनको वहाँ भेज दिया, सारा सामान भेज रहे थे। अच्छा, हमारे फादर साहब को पता चला कि भाई ये है कि वहाँ पर जो है वो फिरोजपुर में थे। ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, ये हकीकत सारी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो फादर साहब को पता चला कि भाई ऐसा नवाब महमूद ने वहाँ पर जो है वो सब हिंदुओं को मार दिया है और मार रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है जितने हिंदू थे हैं वहाँ पाकिस्तान से आ रहे, वो तो गाड़ियों की गाड़ियाँ कत्ल होके आ रही थी इधर है, और वहाँ तो लाशें आ रही थी और तो कुछ नहीं था। तो फादर साहब को बड़ा हुआ ये, बाबूजी मेरे, हम बाबूजी कहा करते फादर साहब को, वो गए डिप्टी कमिश्नर के पास, उसके पास जाके बोला कि भाई इस तरीके से मैंने सुना है महमदौर में गड़बड़ हो गई है, तो कैसे किया जाए, आप वहाँ कोई फोर्स वगैरह भेजिए, क्या पोजिशन है। उन्होंने कहा जी कि भाई बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर भाई हमारे पास तो कोई सोर्स ही नहीं है, हमारी कोई पुलिस नहीं, कोई तेरा नहीं, आप देख लीजिए क्या हिसाब किताब चलता है, हम तो बड़ी मुश्किल से इसको चला रहे हैं यहाँ पर। तो फादर साहब ने कहा फिर कैसे किया जाए, ये तो बड़ी गड़बड़ है। उन्होंने कहा जी आप एक चीज़ करो, आप संघ वालों के पास जाइए, राष्ट्रीय संघ वालों के पास जाइए। अच्छा, तो वहाँ पर जाके आप उनसे कहिए वो शायद कुछ कर लें, या अकालियों के पास, या अकालियों के पास जाइए तब कुछ हो सकता है। तो फादर साहब ने बोला कैसे, उनको पता नहीं था। उन्होंने फिर संघ का दफ्तर बताया, भाई यहाँ कार्यालय होता है, भाई वहाँ जाइए। वहाँ गए बाबूजी, उनको बोला, वहाँ 2-4 लड़के बैठे हुए थे, उनसे बोला कि भाई इस तरीके से गड़बड़ होगी महमदौर में, तो वहाँ पर दूसरा यहाँ से आप जाइए और देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं चलता हूँ साथ। उन्होंने कहा जी कि भाई बात यह है, हम जाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन एक चीज़ है कि हमारे पास कन्वेंस नहीं है, कोई साधन नहीं है जाने का। उन दिनों में बसें भी जो चलती थी ना, वो डीजल वगैरह पर नहीं होती थी, वो पीछे जो है ना वो कोयले पर चलती थी, वो चलती थी। तो फादर साहब ने कहा अच्छा ठीक है, मैं जाके देखता हूँ, कुछ ना कुछ अगर कोई अरेंजमेंट हो जाता है तो मैं कराता हूँ, जैसे भी है, लेकिन आप कुछ तैयारी कर लीजिए जाने की 5-10 आदमी। बाबूजी गए उनके पास, फिर डीसी के पास कि भाई आप एक चीज़ को, कोई ये तो आप नहीं भेज सकते पुलिस वगैरह, वो तो जाने के लिए वहाँ लड़के तैयार हो गए हैं, आप एक चीज़ कर लीजिए, वहाँ पर दूसरा कोई कन्विंस का इंतज़ाम कर दीजिए। तो उन्होंने कहा, उन्होंने काफ़ी कोशिश, उन्होंने कहा कन्विंस कहाँ से लाएंगे, बसें वगैरह तो जा नहीं रही, वो नहीं, ये नहीं, कौन ड्राइवर जाएगा, कौन होगा। फिर उन्होंने एक जीप मिलिट्री की खस्ता हालत की कोई थी, वो लेके दी। और फादर साहब की अप्रोच इसलिए थी कि वहाँ पर उस वक्त गवर्नमेंट को भी ज़रूरत थी बाबूजी की, क्या कि वो जो मिलिट्री को राशन जा रहा था वो उस फ्लोर मिल के थ्रू जा रहा था। अच्छा। तो वो उसका मेंटेनेंस फादर साहब कर रहे थे, इसलिए वो छोड़ नहीं सकते थे उसको। तो उसलिए फिर वो डीसी को भी मजबूर होके वो जीप मिलिट्री से लेनी पड़ी। वो मिलिट्री से जीप लेके तो वो संघ वालों को दिए। वो फिर 3-4 लड़के वो गए वहाँ पर, आए महमदौर में। अच्छा। मैं भी वहाँ पर ही था। अच्छा। तो वो हमारे मामा जी को मिले, हमारा नारगों की हवेली थी, हवेली मतलब वहाँ नारंगी हम सब रहा करते थे। मतलब हम तो चावले हैं, मेरे नान के नारंग थे, तो वो मतलब सारे हवेली में सारे वही एक थी। अच्छा, वहाँ तो रात को, वो भी मैं आपको सारा बताता हूँ कि जो कुछ होता था रात को, जिन दिनों में ये चलता था, गड़बड़ चल रही थी। ये तो महल में 18-19-20 की बात थी, 20-22 अगस्त की बात थी। उस वक्त तो वो निकल चुका था वहाँ से। तो वहाँ पर दूसरा रात के वक्त थोड़ा सा मैं बता दूँ वहाँ क्या होता था। रात को जब हम दूसरा सोते थे तो बस वो अल्लाहू अकबर के नारे रखते थे, और दूसरा ये दूसरा जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, इस तरीके से रात को मतलब हिंदुओं के नर इस तरीके से रात को सारी रात मतलब सारी रात जागते थे।
मतलब कोई जो रात को पूरा पैरा होता था सारा हर तरीके से चलता था। और जो गोल्ड वगैरह था ये मुझे पता है, याद है, वो तूड़ी होती है जो घास वगैरह देते हैं ना इनको पशुओं को, वो तूड़ी जो सूखा होता है उसके वो गोदाम में रखा होता तूड़ी है, उसके नीचे छुपा के ना गोल्ड वगैरह रखा था कि भाई कल को कोई गड़बड़ हो जाएगी तो मतलब है कि वो ना गड़बड़ हो, क्योंकि वो मारने के लिए आ जाए मुसलमान, क्योंकि सारी आबादी मुसलमानों की ज़्यादा थी उस साइड। अच्छा, लेकिन मुसलमान वहाँ से निकल गया था। अच्छा, तो खैर वो आए हैं, ये मैंने रात के वक्त जो होता रहा था वो ऐसे बहुत दिन होता रहा। अच्छा, तो हम भी छोटे छोटे बच्चे थे, हम भी फिर उनके घरों में जाके, मैं भी एक ऐनक उठा के लाया था ऐनक, वो लाल सी ऐनक थी, छोटी सी ऐनक, वो बस बच्चा था उसको मैं उठा के लाया। और वो मेरे नाना जी ने क्या कहा, मेरे नाना जी कहा ये क्या लाए हो, जाओ छोड़ के आओ वहाँ पर। मतलब मेरे नाना जी ने ये कहा कि ये लाए क्यों हो, बल्कि मुझे दबकाया, मुझे बोला पढ़वा ये क्या कर रहे हो तुम, हैं, मतलब एक तरह की गाली दे के ये कहा ये क्या लिया है, जाओ छोड़ के आओ ये। और मैं छोड़ के गया वहाँ पर, छोड़ने के लिए गया वहाँ पर। तो उस समय जो दृश्य था, जो वहाँ से लोग आ रहे थे, तो कहते हैं कि लड़कियों के साथ हाँ, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। बहुत लाशें काटी जा रही थी, दहशतगर्दी का वही मैं आगे चल के बताता हूँ, जो कुछ हुआ वो आगे चल के आपको बताता हूँ। फिर वो जब ये आए मेरे फादर साहब, वो आए, वो चले गए शाम को वापस, हैं, वो मतलब घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे बैठ के मेरे मामा जी से मिले। उन्होंने कहा जी सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने फादर साहब को बोला जाके कि भाई बात यह है कि दूसरा वहाँ पर तो सब ठीक है, आप फिक्र नहीं करो किसी चीज़ का, है, 9 दौड़ वहाँ से निकल गया है। अच्छा, तो दूसरा क्या नाम लेते हैं, बाबू जी बोलते हैं नहीं मैं ज़रा एक चीज़ चाहता हूँ, अपने बच्चों को निकालना वहाँ से, हैं, हमने जाना है हरिद्वार। अच्छा, तो कहते अच्छा ठीक है, तो चलो। उन्होंने बोला आप एक रिक्वेस्ट की कि भी चलो जी कल हम जाके फिर उनको ले आएंगे, गाड़ी तुम्हारे पास है। वो फिर कल आए हमारे वहाँ पर, फिर वो लेके दूसरा क्या नाम लेते हैं हमें लेके गए, है ना। और वो फिर उस पर जाना था, रास्ते में एक जुलूस आ रहा था मुसलमानों का, बहुत बड़ा काफिला था, है, कोई 2 हर फरलांग पर एक वो जो अफगानी थे ना, वो दूसरा पठान, वो जो है वो दूसरा क्या नाम लेते जा रहे थे, तो उन्होंने मतलब रखा हुआ था राइफल वगैरह, तो इस तरीके से वो लेके जा रहे थे। और वो गड्ढे भर के, वो रेडियाँ भर के, अपनी बकरियाँ शकरियाँ, वो ये सब कुछ लेके जा रहे थे। और जब वो लेके जा रहे थे तो उन्होंने जो थे अपने जो लड़के थे, मेरे बाबूजी थे, मैं था, मेरी सिस्टर थी, 2, एक मेरी बड़ी सिस्टर थी, एक मैं था, और हम बैठे हुए थे, हम पीछे बैठे थे, बाबूजी मेरे आगे थे। उन्होंने कुछ ग्रेनेड वगैरह रखे हुए थे, उन्होंने उनके ऊपर ग्रेनेड वगैरह फेंका। अच्छा, लेकिन वो मिस फायर हो गया। एक लड़की को भी नीचे आ गई, वो पता नहीं कैसे, फिर वो उन्होंने निकाल के ले गए। बॉबी ने बोला नहीं जी उस रास्ता, फिर फिरोजपुर का रास्ता बंद था, वो फिर वो गुरु साहिब की तरफ हम चले गए। फिर हम गुरु साहिब जाके रुक गए हैं, फिर उधर से फिर वो वापस गए, तो फिर काफिला जा चुका था। अच्छा, वो जो उधर से लोग आ रहे थे, क्योंकि वो भी बड़े जो संघर्ष संसद, वो भी बड़े निराश थे कि भाई इतने दूसरा क्या नाम हमारे साथ इतना तबादला। वहाँ पर जो आ रहे थे वो वहाँ पर लाशें ही आ रही थी, समझे, जो लाशें आ रही थी, और जो औरतें थे वो उनको रख रहे थे, वो औरतें मतलब वो नहीं रख रहे थे। और उसमें मेरे माताजी के मासी की लड़की, उसकी लड़की, मतलब ऐसे 2-4 वो रह गए वहाँ पर। तो मतलब है उन्होंने आने नहीं दिया? नहीं, आने नहीं दिया। फिर उन्होंने छलांग लगाई कहाँ, दरिया में, जो, और वो मर गए वहाँ पर। अच्छा। लेकिन एक तो जीता जागता सबूत है, मैं आपको बताऊँगा,
मेरी मिसेज है श्रीमती, हाँ जी, वो जम्मू से है। अच्छा, तो वो मीरपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, उसकी जो मासी है, जो मेरी सास की बहन है, वो वहाँ पर उन्होंने जब वो आ रहे थे, जब वहाँ से सब आ रहे थे, उसको वहाँ रख लिया है, वो वहाँ ही रही। अच्छा, और उसके फिर समझे 2-3 बच्चे भी पैदा हुए वहाँ पर। अच्छा, लेकिन उसका वो बड़ा रोती थी, बड़ा कुछ करती थी। जो इधर उधर आते थे उन दिनों में, जो पता चलता था, तो वो बताते थे कि भाई ये हालत है उसकी, है। उसका पता लगाया भाई कहाँ पर है, मेरे जो फादर इन लॉ ने और उन्होंने सारे भाइयों ने के वो पता लगाया भाई कहाँ है। वो सारा देख के वो फिर मिलिट्री के थ्रू उसको लाया यहाँ। अच्छा, वो वापस वो आ गई इधर आके। उसने देखिए, अब हमारे भी ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर वो वहाँ का लॉ सेक्रेटरी था, उसकी श्रीमती की डेथ हुई थी, तो उसने उसके साथ शादी कर ली, उस औरत के साथ जो मेरी सास की बहन है, उसके साथ शादी करके। और उसके बच्चे हैं अभी यहाँ। हाँ जी, और उनके बच्चे जो है वो पूरे सारे ठीक है, वेल सेटल्ड है यहाँ पर, ठीक है सारे। मतलब वो यहाँ जो वो बच्चे थे वो वहीं रह गए। हाँ जी, और वो बताती है कि भाई बड़ा अब वो कर कुछ नहीं सकते थे, मजबूरी की वजह से उसको वहाँ लगा। और वो एक नहीं केस है जी, वो तो केस ही केस, सारे केस ही थे। वो तो समझिए जितने भी रह गए वो सारे केस ही हो गए। अगर वो समझिए उस वक्त जो आबादी थी हमारी, वो 20% वहाँ रही है नहीं, तो वो आज तो 2-3% ही, 2% नहीं है, तो वो सारे के सारे वो कन्वर्ट हो ही गए हैं। और जो आदमी थे वो तकरीबन उन्होंने मार दिए हैं या वो कन्वर्ट कर लिए या जैसे भी है। और औरतों को तो बस वो उन्होंने रख दिया सारा, और वो आज भी वही चीज़ हो रही है। और हम फिर बाद में सन 55 में कश्मीर चले गए थे। अच्छा, कश्मीर से हम 90 में आए हैं। इस वक्त जो है, तो वो सारी हालात को देखते हुए मतलब हमें कभी देखा अपने आंखों से कि आपके सामने गोलियां चलाई गई हों, कुछ लोग मरे? कहाँ पर? पार्टीशन के दौरान? पार्टीशन के दरमियान में, हाँ जी, पार्टीशन के दरमियान में ऐसा था कि गोलियां रात को तो हमें आवाज़ें आती थी बहुत। जब मैं वो तो आपको पहले अर्ज किया ना कि भाई रात को तो गोलियां चलती थी, और कुछ फायर ऐसे भी करते थे। लेकिन वो जहाँ पर हम ममदोट में वो मुसलमानों को निकाला गया, हमारे हिंदुओं ने ही निकाला उनको, और बड़े इज्जत के साथ निकाला। मतलब किसी का कोई सामान यहाँ नहीं रहने दिया। लेकिन उधर से जो भी आए वो तो हम सब छोड़ के आए वहाँ पर। हमने वहाँ से एक ट्रंक लेके आए, एक सूटकेस बाबू जी लेके आए थे, जो हमने कहा जी हम सैर करने के लिए जा रहे हैं, वो देख लीजिए कितना एक अटैची उधर में सूटकेस ही हुआ करते थे, बस वो लेके आए थे, चलो जी चलिए। अच्छा। बाकी सब कुछ छोड़ के आए। अच्छा। और हमारे फादर साहब बड़े ज़रा एक तकब्बर वाले थे, मतलब वो नहीं चाहते थे, क्योंकि हम हाथ से काम करना जानते हैं। उन्होंने मतलब है कोई उधर से कोई मुआवजा नहीं लिया। जो हमारा मकान था, हमारे माता जी खासकर कहते क्यों, हमने तो अपने घर जाना है, हम क्यों उसका लेंगे, हमने उसका क्यों लेना मुआवजा, हमारा तो अपना घर है। अच्छा, माता जी जब याद करती थी तो क्या बोलती हैं? माता जी रोती थी, अगर वो होती, वो आपके साथ रोती, सामने वो रोती, और वो कहती कि हमें बस अपने घर छोड़ दो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, समझे। पागलपन आ गया था। तो ये इस विभाजन को, क्योंकि आप तो अखंड भारत के साक्षात निवासी हैं, देख लीजिए ये चेहरा, शायद ये चेहरे कुछ दिनों बाद आपको नहीं दिखाई देंगे, ऐसे चेहरे खत्म होते जाएंगे धीरे धीरे। नहीं जी, हमने अखंड भारत देख के ही जाना है। अब जो हम छोड़ के आए हैं, हमने वहाँ जाना है, और वो सारा ठीक करना है। निवासी, इनकी डिमांड है कि अखंड भारत, ये इनका सपना है, ये अपने दिल में। सपना नहीं है जी, हमारी हकीकत है। हमने सपना तो अब खत्म हो गया। अब हम वापस अपने अखंड भारत बनाना है, और हमने जाके हमारे माता जी जो नहीं देख सके, हम जरूर देखेंगे। जरूर देखेंगे। देखिए ये अखंड भारत के निवासी हैं। ये चेहरा जो अपने दिल में संजोए हुए,
यही पैदाइश वहाँ की हमारी। यही जो जुनून है, ये हमारे अपने आने वाली पीढ़ियों को भी देना है कि ये वहाँ की पैदाइश है। अखंड भारत इन्होंने देखा है और अखंड भारत फिर से बनाना है। वो जो विभीषिका थी, वो जो दर्द था, वो जब तक हम याद नहीं रखेंगे, उस इतिहास को हम भुला देंगे, तो आखिर हम अपने वर्तमान को कैसे संजोएंगे और उस वो जो विभाजन का दर्द हमें दिया गया, एक टीस दिया गया, उसका बदला कैसे लेंगे? वो जी अब अखंड भारत बन गया है, अब ऐसी बात ही कुछ नहीं है। अब हमने वो देखना है। वो अब हम बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ रहे, हम खुद देखना। हमने जो माँ बाप ने हमारे ऊपर छोड़ दिया है, हम ये चाहेंगे कि हम ही उसको पूरा करें आगे। और हम पूरा करके यहाँ से जाए। देखिए, तो ये अखंड भारत के निवासी राज चावला जी ये बता रहे हैं कि अखंड भारत एक बार फिर ये बंटवारा ये नहीं मानते हैं। इनके नज़रों में वो बंटवारा कहीं भी नहीं ठहरता है। ये बोलते हैं कि भारत अखंड था और हम अखंड है और एक बार फिर वो है, बस उसको संजोना फेस है हमारा। वो टेम्परेरी फेस है जो अलग हुआ है, लेकिन वो वापस हमने अपने घर जाना, हमारा घर ही वही है, इसमें बात ही नहीं। तो ये अखंड भारत अभी भी ये देखे बिना इनको चैन नहीं आने वाला है। ये विभीषिका विभाजन की जो ये दर्द देता है, आंखें को छलकाता है और ना जाने कितनी कहानियों को अपने दिलों में समेट कर रखता है, इसको सुनने के लिए और इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उस नक्शे को याद करें जो अखंड भारत था। जय हिंद, जय भारत।